ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी में दो चीजें करते हैं। ज्योग्राफी आज हम पढ़ेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर, कि हमारी पूरी जो अर्थ है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी वो 3.5 अरब साल 20 करोड़ साल पूर्व जो है वो लाइफ पॉसिबल हुई थी इस पे। तो ये सारी चीजें काफी कम समय में हुई। तो उसके बाद हम रीड करते हैं कि अर्थ जब फॉर्म हुई तो क्या है उसका अभी। तो अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा है अभी कुछ। दिख रहा है ना? ये स्ट्रक्चर है अर्थ का भी। मतलब कि अर्थ को हम सोचते हैं कि गोल है, ठीक है, तो गोल भी है नहीं। अगर हम सोचे बिल्कुल ऐसी है तो ऐसी भी है नहीं। अब देखा जाए तो ये समुद्र का एरिया है, ये कोई पहाड़ी है, तो ये अर्थ के ऊपर बिल्कुल उठा हुआ भाग होगा। और ये बिल्कुल एक तरह से धंसा हुआ भाग होगा। तो आप खुद देखिए, ग्राउंड और जो पहाड़ियां हैं ये सेम लेवल पे थोड़ा ना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमें अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी गोल नहीं है और एलिप्टिकल भी नहीं है। तो ऐसी शेप को हमने क्या किया, ऑन एन एवरेज इस शेप को ऐसे ऐसे गोल बनाने की कोशिश की। मतलब कि ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये एलिप्टिकल सा शेप बन जाता है, जिसको भी हम बोलते हैं जियोइड। क्या बोलते हैं इसको? जियोइड। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो अंडाकार। तो अर्थ की जो शेप है वो है अंडाकार। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ की शेप कैसी है, तो आप बोलेंगे जियोइड या फिर अंडाकार। तो इन दोनों में से एक शेप का नाम जो है वो आपकी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद फर्दर चलते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें कि कैसे है अर्थ, तो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अर्थ का स्ट्रक्चर जो है कैसे है, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इसके ऊपर शो किए गए हैं। तो ऐसा जो है ये अर्थ का स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? तो नेक्स्ट चलते हैं। ये अर्थ का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। तो फर्दर अर्थ जो है हमारी वो डिवाइड करेगी ऐसे। अब अर्थ को जो है कन्वर्ट करेंगे। अब हम सपोज करके चलते हैं कि अर्थ जो है वो सर्कुलर है, ठीक है। और उसमें दो चीजें जो हैं आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली, अर्थ को हमने ये ऐसी रेखाओं में बांट दिया है। ये सारी की सारी काल्पनिक है। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन खींची नहीं हुई है। हमने सपोज किया है कि अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे लाइंस हैं, ड्रॉ किया हुआ, अर्थ को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो हमने दो चीजें इस पे बनाई हैं। एक तो है लैटिट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और दूसरे हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जो ये लाइंस हैं ऐसे ऐसे, ये सारी की सारी क्या है, लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं देशांतर। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इनको हम देशांतर बोलते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा आइडिया। सबसे पहले लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड्स के बारे में हम सारा लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और आपको अगर जहां भी समझ नहीं आएगा, आप स्पीकर ऑन करके आप पूछ सकते हैं उसी टाइम पे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पूरी की पूरी एक अर्थ है, और इसको हमने क्या किया,
अर्थ को बिल्कुल एक सेंटर से, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करती है, मतलब पूरा का पूरे सेंटर से एक लाइन क्रॉस की, पर दूसरी साइड हमें दिखती नहीं है। यहाँ पे तो चलो 3D इमेज है तो हमें दिख रही है कि दूसरी साइड भी एक लाइन है। तो ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में काट देती है, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक सर्कल भी है, ठीक है। तो जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ये काल्पनिक रेखा है, इसे हम बोलते हैं, या तो हम इक्वेटर बोलते हैं या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। या इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इन्हें बोलते हैं। अब हम देख करते हैं, जहां पे ये एंटर किया, ये कितने डिग्री है? ये है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका फर्दर चलें, तो ऐसे हमने पूरी अर्थ को ऐसे बांट दी है। हम ये लाइंस ड्रॉ कर दी, और हमने क्या किया, जैसे सपोज करो ये एक आपके पास पूरा का पूरा सर्कल है। अगर ये पूरी एक सिंगल लाइन है, यहां से अगर देखें बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल से यहां तक जो है वो कितने डिग्री बन रहे हैं, तो ये एंगल आप देख पा रहे होंगे कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यहाँ से 1 डिग्री कहाँ मीट करेगा? यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पे भी 1 डिग्री है और यहाँ पे भी 1 डिग्री है। अगर हम इन दोनों जो पॉइंट आए हैं 1 डिग्री के, इन दोनों को ऐसे मिला दें तो ये 1 डिग्री बन गया। इसके ऊपर 2 डिग्री वालों को मिला दे तो 2 डिग्री बन गया। तो ऐसे हर एक 1-1 डिग्री के साथ हम सर्कल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो 1 2 3 4, यहां से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक? और ऐसे ऐसे सर्कल जो हैं ये बने हुए हैं, ऐसे ऐसे सर्कल हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इससे ऊपर हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं, इससे नीचे भी 90 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इनको और समझते हैं कि ये जो लाइन है, हर एक लाइन 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री का गैप आ रहा है, तो ये कितने किलोमीटर है? 111 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो अक्षांशों के बीच या फिर 2 लैटिट्यूड लाइंस के बीच कितने डिग्री का मतलब कि कितने किलोमीटर का डिफरेंस होगा? तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 111। 3 और 4 डिग्री के बीच, तो वो भी 111। तो हर एक 1 डिग्री में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? तो वो है 111 किलोमीटर। और ये सारी की सारी लाइंस जो हैं, ये लाइंस ये एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल पैरेलल है। जैसे आप पिक में भी देख पा रहे होंगे, समांतर हैं। तो ये सारी रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है। हाँ जी, क्लियर है ये? तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं फर्दर, देखिए आप, ऐसे है लाइन 0 से लेके यहां तक 90 डिग्री तक, मतलब कि 90 सर्कल जो हैं ड्रॉ हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, 0 के बाद 90 तो कितने सर्कल हो गए? 91। पर 90 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक डॉट लाइन है, सिर्फ एक डॉट है। इसको हम सर्कल भी कंसीडर कर सकते हैं और पूरा का पूरा एक डॉट भी, मतलब कि सर्कल कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिमिलर पिक्चर जैसे ऊपर को बनी है, ये इस सर्कल के नीचे को बनेगी। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक यहाँ भी 0 2 बार इंक्लूड हो रही है, 0 वाली लाइन। तो अगर देखें 0 से लेके 90 तक, ये 91 हो गए सर्कल्स जो बन रहे हैं। और अगर देखें 0 से नीचे तक, वो भी 91 बनेंगे, पर 0 कंसीडर कर लिया हमने पहले, तो 90। तो टोटल जो हमारे पास सर्कल्स हैं
किसके, लैटिट्यूड्स के, वो बनेंगे, सॉरी ये 181 बनेंगे। तो कितने बनेंगे वो टोटल, वो बनेंगे 181। ये कब बनेंगे, जब ये 90 डिग्री के ऊपर जो है डॉट है, इसको हमने क्या कंसीडर किया, सर्कल। अगर हम इसको एक पूरा घेरा काउंट करते हैं तो इसको हमने सर्कल काउंट किया, तो इसके कारण जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुम्फरेंस या सर्कल्स, ठीक है, तो कितने होंगे, वो होंगे 181। या टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, 181। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि पोल्स जो हैं 90 डिग्री पे हैं, इन दोनों को हम मैक्सिममली कंसीडर करते हैं डॉट। अगर हम इन दोनों को डॉट ही कंसीडर करेंगे, सर्कल नहीं कंसीडर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बनेंगे, 179। क्योंकि इस साइड भी एक डॉट है और एक नीचे भी डॉट होगा, तो वो दोनों अगर लेस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 179। तो टोटल जो आपके पास लैटिट्यूड्स आएंगे वो आएंगे 179। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि टोटल नंबर ऑफ अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये कितनी है, ये है 179। अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग पोल्स, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, तो ये हो जाएंगे 181 की अक्षांशों की कुल जनसंख्या पोल्स को काउंट करके, ठीक है, तो वो कितने हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 181। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पूछे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग पोल्स, अगर अक्षांश, कुल अक्षांश कितने होंगे ध्रुवों को साथ लेकर, तो कितने होंगे 181। अगर ध्रुवों को कंसीडर करेंगे तो 181, अगर कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा कुल अक्षांश कितने हैं तो हम बोलेंगे 179। अगर ध्रुवों को साथ लेकर कुल अक्षांशों की संख्या तो वो होगी 181। क्लियर है यहां तक। अब जो अर्थ है इस सेंट्रल पॉइंट के कारण, जो हमने बीच में से बिल्कुल 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसके कारण जो अर्थ है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसे बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, और इसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो इन दोनों को कंसीडर करते हैं, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, एक को सदर्न हेमिस्फीयर, पोल्स, ठीक है, और हिंदी में बोले तो इन्हें बोलते हैं ध्रुव। तो जो उत्तर की डायरेक्शन में है उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की डायरेक्शन में है उसे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारी अर्थ है, एलिप्टिकल आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि जियोड टाइप है जो हमारी अर्थ है, जियोड, ठीक है, अंडाकार। तो अब क्या करेंगे हम अब ये जो बिल्कुल सेंटर लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और जैसे ही 23.5 डिग्री ऊपर को जाएंगे तो इसे कहते हैं कर्क रेखा, और जैसे ही 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो इसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, जो यहाँ पे ड्रॉ भी की गई है, ये बिल्कुल सेंटर में आपका क्या है, इसे क्या, कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं मकर रेखा। हमने कल भी पढ़ा था
कि दो अर्थ के पार्ट हैं, ठीक है। एक का नाम था कौन सा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरे का गोंडवाना। गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड सर। ठीक है। और जो अंगारा लैंड है वो किससे ऊपर है, इस कर्क रेखा से ऊपर ही है, और नीचे सारा का सारा क्या है, गोंडवाना लैंड। तो अब हमारे पास कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारा कुछ पहुंच चुका है। अब एक और चीज आती है, जैसे 23.5 डिग्री था 66.5 डिग्री पे, देखो नीचे को हम महाद्वीप पढ़ते थे, तो कौन सा महाद्वीप जो है यहाँ पे आता था, कॉन्टिनेंट कौन सा आता था सबसे नीचे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ये है, अंटार्कटिका। देखिए आपको, अंटार्कटिका। हाँ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो नीचे को 66.5 डिग्री पे, ये तो ऊपर बन गया, 66.5 डिग्री पे एक लाइन है, जैसे ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, और यहाँ पे बनता है आर्कटिक सर्कल, सॉरी 66.5 डिग्री पे क्या बनता है, अंटार्कटिक अंटार्कटिक, ठीक है। और यहाँ ऊपर, यहाँ पे जो समुद्र है ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक। तो यहाँ पे जो 66.5 डिग्री पे है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है जी। तो हमारी अर्थ जो है बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर है, इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ में इसे हम मकर रेखा बोलते हैं, और वैसा ही सेम है 66.5 डिग्री ऊपर जाएं तो इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और 66.5 डिग्री अगर साउथ में जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब यहाँ पे हमें ना वनस्पति से रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, अच्छा होता है, ठीक है। ये सन है, सन आपको पता है कि अर्थ पे बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल सेंटर पे नहीं रहता, ये मूव भी करता है इधर उधर, मतलब कि अर्थ जो रिवॉल्व करती है, तो ये सन की जो रेज हैं ये गिरती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि सन की जो रेज है 90 डिग्री कहाँ पे गिरती हैं। जैसे अभी देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में जो है सन की रेज जो है वो कितने डिग्री गिर रही हैं, अगर ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, जैसे इसको ड्रा करते हैं, ये सन रेज गिर रही है, अर्थ का ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो 90 डिग्री अभी कहाँ पे गिर रही है, इक्वेटर पे। अगर सन यहाँ पे है तो अब कहाँ पे गिर रही है, तो कहाँ पे गिर रही है ये सनरेज डायरेक्टली 90 डिग्री, तो ये गिर रही है आपकी कर्क रेखा जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाता है कि सन की जो डायरेक्ट रेज है, मतलब कि 90 डिग्री सन कहां से लेके कहां तक जो सनरेज है 90 डिग्री गिरती हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक कभी ना कभी साल में सन जो है एक बार 90 डिग्री पे आएगा। क्लियर है ये सबको। यस सर। कहां से कहां तक, कर्क रेखा से मकर कर्क रेखा रेखा तक। से मकर रेखा तक। वेरी गुड, कर्क रेखा से मकर रेखा तक साल में एक आधी बार जो सन है वो डायरेक्ट 90 डिग्री आएगा, ठीक है जी। इट मींस कि यहाँ पे साल में कभी ना कभी सनरेज कौन से डिग्री पे गिरेंगी, 90 डिग्री पे गिरेंगी। क्लियर है, कितने डिग्री पे गिरेंगी, 90 डिग्री पे गिरेंगी। तो इस कारण यहाँ पे क्या बनता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है, तो गर्मी क्या होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और कहीं भी सन की रेज जो है वो 90 डिग्री नहीं गिरती हैं, तो मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, यहां तक जो है टोटल जो है सनरेज 90 डिग्री की गिरती हैं कभी ना कभी साल में एक बार। तो ये टोटल डिग्री कितना बन गया, तो 47 डिग्री तक जो है 47 ही हो गया ना, 23 यहाँ से ऊपर 23.5 और 23.5 यहाँ को, तो ये क्या बन गया कि यहाँ तक 23.5, यहाँ से यहाँ तक 47 डिग्री जो है यहाँ पे क्या गिरती है, सनरेज डायरेक्टली गिरती हैं। अच्छा 23.5 नहीं, सॉरी 22.5, तो 45 डिग्री जो है
टोटल जो है रेज क्या गिरती हैं, यहाँ पे गिरती। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक एरिया है, जैसे मैंने बताया कि सनरेज यहाँ पे क्या गिरती हैं 90 डिग्री या पैरेलल होती है कभी ना कभी, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्मी को क्या बोलते हैं हम, उष्ण, हिंदी में उष्ण, और हिंदी में तो उष्ण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन, टोरिड जोन। तो आपसे पूछा जाए टोरिड जोन कहां से कहां तक है, तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक कौन सा जोन है आपका, टोरिड जोन। सर उष्ण कटिबंधीय। हाँ जी, उष्ण कटिबंधीय, ये बनेगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय जो है वो कहां से लेके कहां तक है, तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। अब उसके बाद आता है ये वाला एरिया, तो हो गया उष्ण कटिबंधीय। देखो इसमें ना अप्रोक्सीमेशन रहती है, बस 23.5 एग्जैक्ट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी है ना, ये अर्थ के स्ट्रक्चर में दिया हुआ, एग्जैक्ट जो क्रॉसिंग है वो है 23 डिग्री 27 मिनट, 23.5 भी नहीं है, जैसे आप डायग्राम देख रहे होंगे 23 डिग्री 27 मिनट है, तो इसको हम 23.5 कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, आपको ना कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि कर्क रेखा कहाँ से पास करती है, ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बना, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो 22.5 डिग्री, फिर दे दिया 23 1/3 डिग्री, फिर दे दिया 23 इतने 23 डिग्री 30 मिनट, या 23 डिग्री 50 मिनट, 23 डिग्री 50 मिनट, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हाँ जी, कौन सा आंसर ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 23.5 को हम क्या लिखेंगे, अब मिनट है ना, ये 23 डिग्री 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, हाफ। जैसे आधा घंटा कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का या 50 का, तो 30 का, तो ये 30 सेकंड है। उसी तरह से ये टाइम के अकॉर्डिंग 23 डिग्री 30 मिनट मतलब कि 23.5 बनाइए, तो एग्जैक्टली ये है। तो जो हम पढ़ रहे थे उष्ण कटिबंधीय पढ़ लिया हमने, कहाँ पे होते हैं ये, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। अब जाते हैं यहां से 66.5 डिग्री, ये जोन, इसको लिख देते हैं हम उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। अब उसके बाद यहां से लेके यहां तक 66.5 डिग्री, कौन सा आएगा यहां तक, क्या बोलते हैं इसे हम, आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे भी आर्कटिक सर्कल। अच्छा, ये जो पोल्स है ना 90 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब ये जमा ही रहता है, फ्रिजिड जोन, क्या बोलते हैं हम इसे, फ्रिजिड जोन। अच्छा, जो उष्ण कटिबंधीय है इसे हमने पहले क्या लिखा था, एक तो उष्ण कटिबंधीय लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा, टोरिड जोन, और इसे टोरिड जोन के साथ साथ एक ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। कौन सा जोन, ट्रॉपिकल जोन, TROPICAL, ट्रॉपिकल जोन। जैसे इंग्लिश में कई बार पूछा जाए ना ट्रॉपिकल 1 कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपने देखना है कि 23.5 डिग्री यहां से लेके यहां तक जो भी एरिया बीच में है जोन है, इसे हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण नहीं सॉरी, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय,
इसे आगे लिख लेना, शीत कटिबंधीय। तो शीत कटिबंधीय जो है वो कहां से कहां तक होगा, वो होगा 66.5 से लेके 90 डिग्री तक। 66.5 से लेके 90 डिग्री तक जो होगा शीत कटिबंधीय जंगल होंगे। यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ना टुंड्रा, जैसे बर्फ में जो पाई जाती है उसे बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति, तो वो कहाँ पे पाई जाती है, वो शीत कटिबंधीय जंगलों में, ठीक है। फ्रिजिड जोन में जो पाई जाती है वनस्पति उसे बोला जाता है कौन सी, टुंड्रा वनस्पति, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो अब बचा हमारा यहाँ पे, अब देखो ऊपर शीत कटिबंधीय, नीचे उष्ण का मतलब होता है गर्मी, शीत का मतलब ठंड। तो नीचे शीत प्लस उष्ण को मिला के बन जाता है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और इंग्लिश में अगर इस एरिया को बात करें तो इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसे, हाँ जी क्लियर है ये। तो ये है आपका टेम्परेट जोन, जिसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और सेंटर में था आपका उष्ण कटिबंधीय, और बिल्कुल यहाँ पे ऊपर था आपका कौन सा, शीत कटिबंधीय। तो ये आपका शीत कटिबंधीय है, और यहाँ पे आपका शीतोष्ण है, और नेक्स्ट आपका उष्ण कटिबंधीय है। इंग्लिश में बोले तो टॉरिड या फिर ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, टोरिड या फिर ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल। और ऊपर है टेम्परेट जोन, और सबसे लास्ट में फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन रहेंगे, ये समझ आ गया, जो भी कोई आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। और उसके बाद चलते हैं, चलिए जी। अब आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया है वो इंडिया जो है दो रीजन्स में आ रहा है। एक तो किस में आ रहा है, ये आ रहा है उष्ण कटिबंधीय में, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय में इससे ऊपर। तो उष्ण कटिबंधीय में भी आता है ये, और शीतोष्ण कटिबंधीय में भी। अब इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आपसे क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय जंगल भारत में कहाँ पाए जाते हैं। जंगल जो है जिसे टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। अब ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट आपके पास है हिमाचल, सेकंड आपके पास है मध्य प्रदेश, थर्ड आपके पास तमिलनाडु, और चौथा है आपके पास बेंगलोर, कर्नाटका। भी इससे नीचे तमिलनाडु भी, कर्नाटका भी, सिर्फ हिमाचल जो है इससे क्या है, ऊपर है। तो टेम्परेट कहाँ पे पाया जाएगा, समझ आ रही ना, इससे ऊपर ही है ना सारे। हिमाचल जो है क्लियर कट कहाँ पे है, कौन से जोन में है, शीतोष्ण कटिबंधीय में। बाकी सारे क्या है, उससे नीचे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनाता है कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। समझ आ गया सबको, हाँ जी सर। चलो जी। तो ऐसे कुछ, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसको हम देखते हैं पिक्चर में, ठीक है जी। कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, 23.5 से ना, 23.5 डिग्री। 23.5,
23.5 नहीं बोलना है, सिर्फ 23.5 नॉर्थ। क्या बोला? 23.5 23 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ, बिल्कुल सही, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखें यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं आती हैं। अगर ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है ये? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें अगर देखें तो एक है मैक्सिको, मैक्सिको दिख रहा है ना सबको, मैक्सिको। और दूसरी है बहामस। ठीक है, दो कंट्रीज जो है यहाँ पे हैं, एक तो मैक्सिको, दूसरी बहामस। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद माली, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, जिसे हम मिस्र बोलते हैं। ठीक है, तो अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट, ये कंट्री जो हैं ये कहाँ की हैं? ये हैं अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन। ठीक है जी। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। ठीक है, और ये यूरोप से होके नहीं गुजरती है। तो तीन ही कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है। तो तीसरे जो कंट्रीज हैं एशियन कंट्रीज, उसमें सऊदी अरबिया, उसके बाद ओमान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यहाँ पे म्यांमार, और उसके बाद यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे चाइना में, और बीच में बांग्लादेश। अगर एशियन कंट्रीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एशियन कंट्रीज जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरती है, दैट इज योर इंडिया, म्यांमार और चाइना, बांग्लादेश, ये। ठीक है, पाकिस्तान से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पाकिस्तान से कुछ भी नहीं गुजरता है। क्लियर है जी? कहाँ कहाँ से गुजरती हैं? तो कितनी कंट्रीज होंगी? 13 कंट्रीज होंगी। मैक्सिको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कंट्री रहेगी कोई। ठीक है, चलो कोई एक कंट्री होगी जहां से ये गुजरती होगी, तो ये आपने देख लेनी है। और कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आपने देख लेना है। तो एशिया में तो आपको याद ही रहेगा, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और एक सऊदी अरबी है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं इसमें, फिर जो आपके नॉर्थ अमेरिकन हैं। तो ये आपने देख लेना है इनको और याद कर लेनी है। मैप के सहारे आपको ये याद रहनी चाहिए। चलें नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो लाइन है वो इंडिया से कहाँ से गुजरती है? तो इंडिया में जो है 8 स्टेट्स जिनसे होके ये गुजरा मतलब कि गुजरती है। तो 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे एंट्री, दैट इज योर गुजरात। दूसरी मध्य प्रदेश, तीसरी झारखंड। ठीक है, चौथी यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ का ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ये है। सर ठीक है राजस्थान जी, नहीं टच करती राजस्थान में? एक मिनट, यहाँ पे हाँ राजस्थान में भी टच करती है, यहाँ पे छोटी सी है। तो मतलब कि आपने ना सीक्वेंस वाइज माइंड में बढ़नी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, तीसरा यहाँ पे मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कहाँ कहाँ पे है ये दिमाग में बन जानी चाहिए। और ये है आपका मिजोरम। ठीक है जी, इन 8 स्टेट से होके जो है आपकी कर्क रेखा होके गुजरती है। कई बार क्वेश्चन ये भी रहता है कि भारत से किन राज्यों से मकर रेखा होके गुजरती है? तो मकर रेखा तो भारत से गुजरती नहीं है। तो कई बार ये भी आंसर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। ये 8 स्टेट्स जो हैं आपने पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद आता है आपकी भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गुजरती है, देखिए आपको पिक्चर में क्लियर करते हैं।
तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? सबसे पहले तो ये कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये है दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे ये गुजरती है इक्वाडोर, ये बिल्कुल रेड सा है इक्वाडोर। और ये है कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया नहीं है, कॉम्बिया, सॉरी कोलंबिया होगा ये, कोलंबिया, इसको कोलंबिया लिख लेना यहाँ पे है कुछ। कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ये बिल्कुल रेड रेड में है गैबन, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कॉन्टिनेंट कौन सा है सबसे पहले? तो ये जो कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले है प्रिंसिप, यहाँ पे है कॉन्गो, फिर उसके गैबन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, उसके बाद ये है सोमालिया। हमें जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे अगर आपके एचपी के एग्जाम्स में आएंगे तो वो हमें आएंगे यहाँ से, एशियन नेशन। तो एशियन नेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, ये है आपका इंडिया, इंडिया से नीचे बिल्कुल है मालदीव्स, और उसके बाद है इंडोनेशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से गुजरती है एशियन जो कंट्रीज हैं, तो उनमें मालदीव्स और इंडोनेशिया, और यहाँ पे जाके किरिबती से। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ दो ही हैं, मालदीव्स और इंडोनेशिया, जहां से भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है। और ये है आपका ब्राजील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ये सिंगल ऐसी कंट्रीज है जहां से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ से आपकी मकर रेखा जो है ब्राजील से गुजरेगी। तो पूरे देश पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंट्री है जहां से दो लाइंस गुजरती हैं, वो है आपकी ब्राजील, ठीक है। अभी फर्दर हम पढ़ेंगे। तो ये कंट्रीज आपने याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दो चार आपको याद रहनी चाहिए, जैसे कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया और ब्राजील, और एशियन कंट्रीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ कहाँ से होके गुजरती है? तो ये भी 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये सबसे पहले चिले, जो किसकी कंट्री है, ये है साउथ अमेरिका की। तो इसके बाद है अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद ब्राजील। ब्राजील बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और आपकी मकर रेखा भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है अगर अफ्रीका में देखें तो नमीबिया, फिर साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कौन सा आइलैंड है जहां से मकर रेखा गुजरती है? तो वो है मेडागास्कर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे एक महाद्वीप पूरा का पूरा है जहां से गुजरती है, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया। ये चीजें अब यहां से अगर देखें पूरे वर्ल्ड को, तो पूरे वर्ल्ड में इन तीनों लाइनों पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होके गुजरती है? तो ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद एशिया, ठीक है जी। और जो ये कर्क रेखा है ये कहाँ से होके गुजरती है? कर्क तो होगी, उसके बाद भूमध्य रेखा, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पे एशिया से होके, और यहाँ पे देखें तो ये भी आपकी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, और कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। एक ऐसा कॉन्टिनेंट बताइए जहां से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अंटार्कटिका। एक तो अंटार्कटिका आ गया, दूसरा यूरोप आ गया, जो है उसे मोस्टली हम लिविंग कॉन्टिनेंट कंसीडर करते हैं, अंटार्कटिका तो चलो कंसीडर नहीं करते हम। और ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो दैट इज योर अफ्रीका, जो है वो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है जी। दो रेखाएं कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं? साउथ अमेरिका। एक तो साउथ अमेरिका आएगा, दूसरा आएगा एशिया,
क्योंकि यहाँ से भी गुजर रही है और यहाँ इंडोनेशिया वगैरह से भी। तो ये 2 कॉन्टिनेंट हैं और कंट्री सिर्फ एक ही है जहां से दोनों लाइनें क्रॉस करती हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को, अफ्रीका में है कांगो नदी, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए, लिम्पोपो नदी कौन सी लाइन को 2 बार काटती है? ये कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ये कल मैं आपसे पूछूंगा कि लिम्पोपो नदी इन तीनों में से किस लाइन को 2 बार काटती है, और ये है अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी कौन सी लाइन को 2 बार काटती है? चलो ये नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था हमारा आज लैटिट्यूड्स, अक्षांश का लेक्चर, ठीक है। तो अक्षांश से काफी क्वेश्चन और भी बचे हैं, तो इसे कैरी ऑन करते हैं हम कल के लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि अब दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे बंद करते हैं।